सरस्वती ज्ञान कोश में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको संधि के बारे में बताऊंगी, संधि समझाऊंगी। लेकिन संधियां समझाने से पहले जो संधि बनाने का नियम है वो स्टार्टिंग से बताऊंगी। उसको समझने के लिए आपको महर्षि पाणिनि ने जो माहेश्वर सूत्र बताए हैं, जिसमें हमारी पूरी वर्णमाला आ जाती है, उसका मैं उसके बारे में बताऊंगी। क्योंकि बिना माहेश्वर सूत्रों को जाने आप नहीं कर पाएंगे अच्छे तरीके से। संधि कर तो लेंगे लेकिन वो बात नहीं आएगी, तो इसलिए हमें शुरुआत से ही समझना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सबसे पहली तो हमारी चीज़ आती है वर्णमाला। ऐसा माना जाता है भगवान महेश ने ये माहेश्वर सूत्र जो हैं पाणिनि जी को दिए थे, जिन्हें उन्होंने माहेश्वर सूत्र का नाम दिया। तो ये सूत्र जो हैं 14 हैं। इनकी संख्या मैं आपको लिख देती हूँ, 14 सूत्र, जिन्हें माहेश्वर सूत्र। अभी आपको शुरू में थोड़ा अजीब लगेगा कि ये क्या है, लेकिन बाद में समझ में आएगा अगर ध्यान से सुनेंगे तो। आई ऊन री रिक ए ओम आई औच है वरट लण यम गण नम झभाएं घढ़ धश जब गढ़ दश खफ छठत चट तव कपाय शस सर हल। ये आपके 14 सूत्र हैं। आई ऊन री लिट ए ओम आई औच है व्रट लण यम गणनम झबाए घड़ धश जब गढ़ दश खफ छठत चट तव। ये एक है वहां से और यहाँ तक कपाय शस सर हल। गिन कर देखिए 14 हुए हैं या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये आपके माहेश्वर सूत्र हैं। इन सूत्रों से आप प्रत्याहार बनाना सीखेंगे। प्रत्याहार क्या होता है? प्रत्याहार का अर्थ होता है जैसे आपने आ से और ना तक वर्ण। प्रत्याहार बनाने का पहले तरीका बताती हूं मैं। आप हर प्रत्याहार का अंतिम वर्ण जो है वो हलंत है। हलंत जानते होंगे, ये जो हम छोटी सी लाइन लगा देते हैं, इसे भी मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी। तो ये हलंत जो है अंतिम वर्ण तक आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। मान लिया हमने आ से स्टार्ट किया और णा तक ले लिया, तो जब हम इसको पहला वर्ण लिखेंगे आ, उसके बाद क्या हो गया णा, तो ये कहलाएगा आपका अण प्रत्याहार। प्रत्याहार यानी हमें शब्द को संक्षिप्त कर देना है। और इस अण प्रत्याहार के अंतर्गत अब आपके कौन से वर्ण आ गए? आ ई उ, 3 वर्ण आए हैं। जो हलंत वाला वर्ण है वो नहीं गिना जाता। चाहे आप आ से लेके हा तक ला तक ले सकते हो, तो इसे हम बोलेंगे पहला वर्ण आ, अंतिम वर्ण ला। तो ये हो जाएगा आपका अल। ये अल प्रत्याहार कहलाएगा। और इसके अंतर्गत आपके आ से लेकर और हा तक जितने भी वर्ण हैं
सारे कवर हो जाएंगे, लेकिन जितने भी हलंत वर्ण हैं वो कवर नहीं होंगे, वो नहीं गिने जाते हैं, उन्हें हमें छोड़ना होगा। सिरना, कांगा, जहाँ जितने भी हैं ये हलंत वाले वर्ण, उनको हमें छोड़ देना होगा। इस तरह से करके हम 42 प्रत्याहार बना लेते हैं। तो जब हमारी पूरी वर्णमाला इनमें कवर हो जाती है, इन प्रत्याहार से क्या होता है, संक्षिप्त रूप, छोटा रूप हो जाता है हमारी वर्णमाला का। और पाणिनि जी ने, वैसे तो हमारे 3 महर्षि हैं, वैयाकरण हैं, त्रयमुनि के नाम से जिन्हें जानते हैं, पाणिनि, महर्षि पाणिनि जी, महर्षि कात्यायन और महर्षि पतंजलि। इन तीनों के ग्रुप ने मिलकर के जो हमें आज व्याकरण हम पढ़ते हैं उन्होंने ही दी है। तो उसमें मुख्य रूप से पाणिनि जी ही हैं। तो पाणिनि की ये व्याकरण के अनुसार उन्होंने, जिससे कि हर चीज़ को हम, बहुत लंबी हो जाती है तो समझने में दिक्कत आती है, तो उन्होंने सूत्रों में बांध दिया। सूत्र में यानी छोटे रूप में बांध दिया, और जब उसे हम एक्सप्लेन करते हैं, खोलते हैं, तो वो विस्तृत रूप हमारे सामने आ जाता है। विस्तृत रूप याद करना थोड़ा कठिन तो होता ही है, तो इसीलिए सूत्रों का प्रयोग किया गया, हर जगह प्रत्याहार का प्रयोग किया गया। तो इस तरह से तो मैंने आपको ये माहेश्वर सूत्र बताए, आप इनको नोट करते चलिएगा साथ साथ। और उसके बाद आप 42 प्रत्याहार बना सकते हैं इस तरह से करके, कहीं से भी लें और कहीं भी आप उसको लें। लेकिन नियम यही है कि पहला वर्ण जो है वो हलंत वाला नहीं होना चाहिए, और अंतिम वर्ण जो है वो हलंत होना चाहिए। उन दोनों के बीच में जितने भी वर्ण आ गए वो सारे इस प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाते हैं। ये तो आपका प्रत्याहार बनाने का तरीका है। उसके बाद आपको इन माहेश्वर सूत्रों के अलावा अपनी वर्णमाला का ज्ञान भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना वर्णमाला को जाने हम संधि करने में सफल नहीं हो पाते हैं। वर्णमाला, हालांकि आपने जब स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू किया, शुरू से ही हम नर्सरी से ही ए आ क ख ग पढ़ते हैं, स्वर व्यंजन वर्णमाला, लेकिन बहुत सारे बड़े बड़े भी लोग हैं, पहचान सबको है, मैं ये नहीं कह रही नहीं जानते, लेकिन अगर क्रम से उन्हें बोलने के लिए कहा जाए तो कोई नहीं बोल पाता। अब संधि आपको समझनी है, आपको संस्कृत समझनी है, तो हमें वो क्रम भी याद करना होगा। तो मैं आज आपको बता देती हूँ, अपनी वर्णमाला में कितने तरह के वर्ण होते हैं। एक होते हैं स्वर। स्वर कौन कौन से होते हैं? अ, आ, ई, उ, री, और एक चीज और, संस्कृत में री भी 2 होती हैं। फिलहाल आप नोट करो, फिर मैं आपको बताऊंगी। ए, आई, ओ, आउ, अंग, अह। यही होता है ना स्वर। ये आपके स्वर हो गए। स्वरों में मैं इनके साथ साथ नीचे नीचे आपको इनकी मात्राएं और एक बार बता देती हूँ। अब आप ये मत सोचना मैम हमको बिल्कुल नर्सरी में लेकर पहुंच गई हैं और इतनी छोटी चीज़ पढ़ा रही हैं, लेकिन ये आपको सही से पता रहेगा तो बहुत फ़ायदा होगा, आगे आपको अच्छा लगेगा, समझ में आएगा कि हमने पढ़ लिया तो बहुत अच्छा किया। जानते सभी हैं, लेकिन एक बार और फिर से आपकी ए की मात्रा आप बताएंगे कौन सी होती है, मुझे नहीं पता। आ की ये मात्रा है, साथ साथ मात्रा लगा रही हूँ उनके नीचे नीचे में, जिससे आपको पहचान हो जाए। ये आ की मात्रा है, ये ई की मात्रा है, ये ई की मात्रा है, ये ऊ की मात्रा है, ये ऊ, ये री, ये री, री, ए, आई, ओ, औ, अंग और अह।
इस तरह से आपके स्वर, जितने भी स्वर होते हैं सबकी मात्राएं होती हैं। आप इनको नोट कर लेना, क्योंकि इसीलिए मैंने लिखा है कि आप साथ साथ नोट करें और सही से पहचान रहेगी। कभी भी आप इसको खोल के पढ़ सकते हैं। मात्राएं स्वरों के साथ आना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद आपके आते हैं व्यंजन। व्यंजन यानी का से ज्ञ तक के जो वर्ण होते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। का, खा, गा, घा, गा, चा, छा। मैं इनको मिटा के ऊपर ही लिख देती हूँ, व्यंजन यही लिख देती हूँ, तो आपने सबने नोट कर ही लिए होंगे। व्यंजन का, खा, गा, घा, गा, चा, छा, जा, झा, न्या, टा, ठा, डा, ढा, णा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, बा, हा और शा, सा, शा, श, त्र, ज्ञा। ये आपके व्यंजन हो गए। अच्छा, आप देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ तक के जो वर्ण हैं, ये व्यंजन हर लाइन में 5-5 हैं। आप गिनकर देख लीजिएगा। कल, का, खा, गा, घा, गा, चा, छा, जा, झा, या, टा, ठा, डा, ढाणा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। तो ये पहली वाली जो पंक्ति आपकी का से शुरू हुई, इसे हम बोलेंगे, ये एक वर्ग बन गया। तो का से शुरू हुआ, इसे बोलेंगे हम कवर्ग। ये चा से शुरू हुआ, इसे बोलेंगे चवर्ग। ये ता से शुरू हुआ, तो ये हो गया टवर्ग। ये ता से शुरू हुआ तो तवर्ग, और ये हो गया आपका पवर्ग। पा से शुरू हुआ तो ये पवर्ग हो गया। तो इस तरह से आपके 5 वर्ग बन जाते हैं। उसके बाद आता आपका या, रा, ला, वा। 4 वर्ण या, रा, ला, वा। ये इनको बोलते हैं हम अंतःस्थ वर्ण। अंतःस्थ वर्ण। अंतःस्थ क्यों बोलते हैं? अंतः का अर्थ होता है बीच में, स्था स्थित है। जो बीच में स्थित है, किसके बीच में? जो स्वरों और व्यंजनों के बीच में स्थित होते हैं उन्हें अंतःस्थ कहते हैं। वो 4 वर्ण हैं, अच्छे से याद कर लो, या, रा, ला, वा। उसके बाद हा इस पंक्ति में नहीं आएगा, तो ये आपको मैं वहां से हटा के शा के साथ रख देती हूँ। हा और तीनों शा, हा, शा, सा, शा, ये जो आपके 4 वर्ण हैं, इनको हम बोलते हैं ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण क्यों कहते हैं? जब इनको बोला जाता है तो हमारी जिह्वा को, अंदर से श्वास को कुछ ज़्यादा घर्षण करना पड़ता है, थोड़ी ऊष्म यानी गर्म हवा निकलती है रगड़ खाने के कारण, तो इन्हें ऊष्म वर्ण कहते हैं। उसके बाद आपके 3 और रह गए, श, त्र, ज्ञ। इन्हें बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। ये संयुक्त होते हैं, संयुक्त अर्थात जुड़े हुए 2-2
व्यंजनों से मिलकर बने हैं, इसलिए ये संयुक्त व्यंजन कहलाएंगे। तो इनको अलग से हम वैसे नहीं मानते हैं, ये आपके इसमें आएगा। तो इस तरह से आपके ये मैंने पूरे वर्णों का बताया। अब 5 वर्ग जो है इनका अंतिम वर्ण, 5वां वर्ण ग, य, ण, न, म, आप जब इनका उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते हुए कहाँ से आवाज आती है? नाक से। बोल करके देखो। तो नाक से आवाज आने के कारण इन्हें बोलते हैं अनुनासिक, क्योंकि अनु यानी पीछे पीछे, नासिक नासिका, नाक। बाद में जब इन्हें हम बोलते हैं तो नाक से आवाज आती है, इसलिए इन्हें हम अनुनासिक वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 5 हो गई। ये 5 वर्ग का अंतिम वर्ण है। तो ये आपकी वर्णमाला हुई। ठीक है। अभी आपने ये व्यंजन का देखा, उससे पहले मैंने आपको स्वर बताए थे। स्वर की सभी की मात्रा आपको नजर आई? एक बार पीछे चेक करके देखना कि सबको सारे वर्णों की मात्रा नजर आई थी, जितने भी स्वर थे, स्वर वर्ण। अगर ऐसा लगे कि नहीं आई या ठीक है तो आप मुझे प्लीज बताएंगे कमेंट करके। जितने भी आपने एक चीज और देखो, सबसे पहले आपने देखा होगा का को कई बार ऐसे लिखे हुए भी, सभी व्यंजन ऐसे भी लिखे देखे होंगे और ऐसे भी लिखे देखे होंगे। क्या जानते हो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? मैं पूरी एक 12 खड़ी कभी पढ़ी है तो ठीक है, नहीं तो मैं आज आपको 12 खड़ी का और इस्तेमाल करना सिखा देती हूँ आपको। ये छू अच्छा, इसके बाद अब मैंने ये मात्राओं का प्रयोग तो आपको कर दिया है 12 खड़ी का, लेकिन मैं अभी आपको स्वरों के प्रकार के बारे में और बता देती हूँ। स्वर के प्रकार, स्वर तो लिख दिए थे। स्वर जो हैं 3 प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार में पहला हर्ष, दूसरा दीर्घ और तीसरा होता है प्लुत। आपने जितने भी स्वर पढ़े हैं देखा होगा, ए, ई, उ, दीर्घ आ, ई, उ, री, री, और आपके जो ये ए, आई, ओ, औ, ये संस्कृत वर्णमाला में और अंग आह भी अंग आह भी आपके दीर्घ के अंतर्गत ही आते हैं। रहा प्लुत, प्लुत क्या होते हैं? जब आप ये हिर्स यानी जिन्हें छोटा कहते हो, अ, ई, उ, री, इनका बोलने में जो हमारा समय लगता है वो एक मात्रा का होता है, और दीर्घ में जो एक मात्रा का समय लगता है उससे डबल हो जाता है।
यानी 2 मात्राओं का समय हमारा दीर्घ को बोलने में लगता है, इसलिए इन्हें बड़ा कहते हैं, छोटा आप लोग जैसे बोलते हो। तो आ की ह्रस्व की 1 मात्रा होगी, दीर्घ की 2 मात्राएं, और प्लुत जो है उसका 3 मात्राएं होती हैं। 3 मात्राएं यानी जितना समय हमें ह्रस्व को बोलने लगता है उससे 3 गुना समय प्लुत को बोलने में लगता है। और नॉर्मली आप जो हिंदी में भी पढ़ते हैं, संस्कृत में भी पढ़ते हैं, ह्रस्व और दीर्घ ही पढ़ते हैं। प्लुत जो स्वर है, प्लुत स्वर का प्रयोग अधिकतर वेदों में होता है। बस एक चीज में हमारा है, आपने देखा होगा, आपने ऐसे लिखा हुआ देखा है कभी, ओम ओ 3 मा, यानी ओम की 3 मात्राएं हैं, ओ की 3 मात्राएं हैं और मैं की 1 मात्रा है, इसे ओम बोलते हैं। ये वेद से निकला हुआ है और वेदों में ही प्लुत स्वर का प्रयोग होता है। प्लुत की 3 मात्राएं होती हैं, ये अच्छे से दिमाग में आपको बिठा लेना है। तो बहुत सारी चीजें आपको लगेंगी। संस्कृत में री ह्रस्व भी होती है, दीर्घ, जो ह्रस्व होती है उसी के नीचे एक बार और ऐसे कर देते हैं तो ये दीर्घ बन जाती हैं। और ए आई ओ औ अंग अहा, ये जो स्वर हैं ये अपने आप में अपने रूप में नहीं है, ये हमेशा 2 स्वरों के मेल से बने हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त स्वर हम कहते हैं। ये यहाँ से लेकर के और आपका यहाँ तक, इन्हें से लेना यहाँ लिख देती हूँ, ये संयुक्त स्वर कहलाते हैं क्योंकि ये 2-2 स्वरों के मेल से बनते हैं। अ या आ, ई या ई, इनके मेल से ये आपस में मिल जाए, कोई सा किसी से मिल जाए तो हमारा ए आई बनते हैं। और ए आ के साथ जब ऊ कोई सा भी ऊ हो, जब ये आपस में मिलते हैं तो हमारे ओ औ बनते हैं। ऐसे ही अनुस्वार, अनुस्वार समझते हो, जो अनुनासिक वर्ण की जो मात्रा होती है आधी, वो अनुस्वार कहलाती है। तो अनुस्वार से युक्त होने के कारण ये भी आ और अनुस्वार युक्त हैं, इसमें विसर्ग और आ संयुक्त है, इस कारण ये भी हमारे संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत, सॉरी संयुक्त स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से हमारे स्वरों के प्रकार हुए। अच्छा, अब देखिए, आपको सब जितने भी का है मैंने सबके साथ मात्राएं लगाई हैं, लेकिन एक का ऐसा स्वर है जिसके साथ कोई मात्रा नहीं है। अब कोई वजह तो होगी। और ऊपर भी आप देखिएगा जितने भी स्वर हैं सबकी मात्राएं हैं, लेकिन आ ऐसा स्वर है जिसकी मात्रा आपको कहीं दिखाई नहीं दी। इसकी कुछ वजह पता है? इसकी वजह ये है कि व्यंजन अपने आप में कभी भी पूरे नहीं होते, हमेशा स्वरों के मेल से ही पूरे होते हैं। तो जितने भी ये व्यंजन हैं का के साथ मात्राएं लगी हैं, ये पूर्ण हो गए हैं स्वरों के मिलने से। अब स्वर के साथ मिलने से पूर्ण व्यंजन हुए, लेकिन स्वर का अपना स्वतंत्र रूप जो है वो भी कुछ तो होगा। का, खा, गा, जितने भी माँ तक के व्यंजन है उनके नीचे ये हलंत होता है। इस छोटी सी लाइन को क्या कहते हैं? हलंत। तो ये हलंत का मतलब ये है कि ये व्यंजन अपने आप में शुद्ध रूप में है, इसके साथ किसी भी स्वर का मेल नहीं है। ठीक है। अब मात्रा तो यहाँ भी कोई नहीं दिखाई दे रही, मात्रा यहाँ भी कोई नहीं दिखाई दे रही, तो इसकी पहचान हमें यही करनी है, हलंत लगा हुआ है तो व्यंजन अपने आप में शुद्ध है, और शुद्ध व्यंजन हमेशा आधा होता है। आप देखते हो बच्चा शब्द लिखो, बे आधा च पूरा च आ बच्चा, तो इसका मतलब क्या है? इस च के साथ तो आ की मात्रा युक्त हो गई है, इसलिए ये पूर्ण हो गया, लेकिन इसके साथ कोई भी स्वर नहीं है, तो इसे चाहे आप आधा चा लिख दो, चाहे इसके नीचे हलंत लगा दो, ये आपका दोनों रूप में सही है। तो ऐसे ही का के साथ हमें कोई मात्रा भी नहीं दिखाई दे रही, कोई हलंत भी नहीं दिखाई दे रहा, तो इसका मतलब है इसके साथ आ छिपा हुआ है। आ की मात्रा की यही पहचान है कि वो सामने से नहीं दिखाई देती लगी हुई, लेकिन वो अंदर छिपी हुई होती है। ये हलंत ना होना हमें बता रहा है कि इसके साथ आ की मात्रा लगी हुई है। और जितने भी ये हलंत वाले वर्ण हैं ये सारे शुद्ध रूप में हैं। ठीक है, शुद्ध व्यंजन है। तो इस तरह से मैंने आपको पूरी वर्णमाला बता दी है। क्यों? जब हम संधि करेंगे ना, तो संधियों में ये ज्ञान होना बहुत जरूरी है।
और आज के लिए हमारा इतना ही, ये वर्ण प्रक्रिया पूरी हुई। फिर कल आपके लिए मैं संधि लेकर के आऊँगी। इसके साथ ही धन्यवाद।